साल 1948 में इसराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्निशन मिलती है और साल 2025 में इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने का विजन देख रहा है और ग्रेटर इसराइल के लिए पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर चुका है। सितंबर 2024 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन के 79 सेशन में ग्रेटर इसराइल का मैप दिखाता है। जो मैप इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने 79 सेशन में दिखाया था यूएन के, उसी मैप का बैच जो है IDF जो इसराइल की डिफेंस फोर्स है उनके यूनिफॉर्म पे दिखा गया है। इस ग्रेटर इसराइल के मैप में बहुत सारी अरब कंट्रीज भी शामिल थी। ग्रेटर इसराइल के पूरे प्रोपेगेंडा को लैंड ऑफ इसराइल या फिर प्रॉमिस लैंड के नाम से भी जाना जाता है। Set foot on the shores of Israel. As president of the Provisional State Council, he paid tribute to all who had borne the heat of the day, especially bridge. We will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. You're Zionist! Zionist is against God! And you want to destroy God in Hashem! Go away! Go away! You're not Jewish! Zionists are not Jewish! 19वीं सेंचुरी तक ज्यूस के लिए कोई अलग स्टेट नहीं था, बल्कि ये यूरोप में ही कहीं ना कहीं एडजस्ट करते थे। लेकिन यूरोप के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा एंटी सेमेटिक थे। एंटी सेमेटिक वो लोग होते हैं जो ज्यूस के अगेंस्ट होते हैं, और इन एंटी सेमेटिक्स को निपटने के लिए कुछ पार्टीज बनी हुई थी जियोनिस्ट की। जियोनिस्ट वो लोग होते हैं जो ज्यूस के इस हक में होते हैं कि इन्हें एक अलग स्टेट मिलना चाहिए। सेंचुरी के अंदर जब यूरोप के अंदर एंटी सेमेटिक और जियोनिज्म चल रही थी, तो एक इंसान थे जो ज्यूस थे, इनका नाम थियोडोर हर्जल था। थियोडोर हर्जल अपने करियर का आगाज यूनिवर्सिटी ऑफ वायना से करते हैं और साल 1894 में ये एक जर्नलिस्ट बन जाते हैं, और ये प्रेस जो था पेरिस में न्यू फ्री प्रेस के नाम से, उस प्रेस के लिए काम करता है। एक जर्नलिस्ट बनने के बाद थियोडोर हर्जल का इस्तांबुल और लंदन जैसे सिटीज में बहुत ज्यादा ट्रिप्स होते हैं। इसी दौरान साल 1894 में ये फ्रांस के अंदर एक एंटी सेमेटिक इंसिडेंट देखते हैं। होता क्या है, साल 1894 में फ्रांस के एक आर्मी ऑफिसर होते हैं जिनका नाम ड्रेफस था। ड्रेफस पे ये इल्जाम होता है कि ये जर्मन जासूस है। ड्रेफस एक यहूदी थे और फ्रांस के लोग जो थे वो ज्यादातर एंटी सेमेटिक यानी कि यहूदियों के अगेंस्ट थे। थियोडोर हर्जल जो एक जर्नलिस्ट है वो ये सब देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि ड्रेफस को फांसी दे दी जाती है। अब थियोडोर हर्जल जो है ये बात फैलाना स्टार्ट कर देते हैं कि ड्रेफस जो था वो एक ज्यूस था, ये लोग एंटी सेमेटिक है, इसलिए इन लोगों ने उस पर इल्जाम लगा के उसको फांसी दे दी। और हर्जल लोगों पर ये भी इल्जाम लगाते हैं कि जब ड्रेफस को फांसी दिया जा रहा था तो फिर सब के सब ये चिल्ला रहे थे ज्यूस को फांसी दो, ज्यूस को मारो। अब हर्जल ये सब बोल के ये सोचते हैं और इस चीज के लिए लोगों को उजागर करते हैं कि ज्यूस के पास एक अलग स्टेट होनी चाहिए रहने के लिए। ये एक अलग स्टेट वाली जो बात थी ये जियोनिस्ट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है थियोडोर हर्जल का यूरोप के अंदर। लेकिन हमें कई रेफरेंसेस ये मिल जाते हैं कि जब ड्रेफस को सजा दी जा रही थी तो फ्रांस के लोग आवाज लगाते हैं कि गद्दार को मार दो। लेकिन थियोडोर हर्जल जो थे ये ज्यूस में एक नई थ्योरी पेश करते हैं और ये बताते हैं कि एंटी सेमेटिक लोग आवाज लगा रहे थे कि ज्यूस को मार दो। तो इस झूठ के बाद थियोडोर हर्जल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं लोगों को कि ज्यूस के लिए एक अलग स्टेट बनाने में हमारा साथ दो। जो पहले के कुछ जियोनिस्ट लोग थे जो ये चाहते थे कि ज्यूस के लिए एक अलग स्टेट हो, वो भी थियोडोर हर्जल का इसमें साथ देने लगते हैं। जून 1895 में थियोडोर हर्जल एक डायरी लिखते हैं, लेकिन न्यू फ्री प्रेस जिसमें थियोडोर हर्जल काम करते थे, इस प्रेस के जो एडिटर थे वो इस डायरी को पब्लिश करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये सब कुछ एक जियोनिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट की बातें लिखी हुई है इस डायरी में। इस डायरी में लिखा हुआ था कि हम इन यूरोपियन लोगों का मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन एंटी सेमेटिक्स के अगेंस्ट हमें एक ज्यूस की स्टेट के लिए मांग करनी चाहिए। जब हर्जल की डायरी पब्लिश होने से रिजेक्ट करती जाती है तो हर्जल एक पम्फलेट लिखना शुरू करते हैं, और हर्जल को ये यकीन था कि जो ये मैं पम्फलेट लिख रहा हूँ इससे लोग जज्बाती हो जाएंगे और जियोनिज्म में मेरा साथ देंगे। और साल 1895 के आखिर में थियोडोर हर्जल एक पम्फलेट लिख चुके होते हैं। इस पम्फलेट का नाम द जुडन स्टेट था, यानी इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ ज्यूस। डायरी के लिखने से पहले ही साल 1881 में ज्यूस लोग जो है वो यरूशलेम की तरफ माइग्रेट करने लगे थे, और इस पम्फलेट द स्टेट ऑफ ज्यूस में थियोडोर हर्जल लिखते हैं कि ज्यूस लोग अब यरूशलेम की तरफ माइग्रेट करने लग जाएं क्योंकि वही उनका हॉली लैंड है। ज्यूस जब यरूशलेम की तरफ माइग्रेट करने लगे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले लोग एंटी सेमेटिक थे और वो ज्यूस से अपनी जान छुड़ाना चाह रहे थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यूरोप कंट्रीज के अंदर एंटी सेमिटिज्म के अगेंस्ट कुछ जियोन्स पार्टी बनी हुई थी। इनमें से एक पार्टी थी जिसका नाम हॉवेवी जियोन्स था,
हॉबी वाइज जियोन पार्टी के मेजोरिटी जियोनिस्ट जो थे वो थियोडोर हर्जल की इस बात से इत्तेफाक करने लगे कि ज्यूस को रहने के लिए एक अलग स्टेट चाहिए होगी और अभी हमें आवाज उठानी चाहिए इसके लिए। लेकिन अभी भी कुछ ज्यूस ऐसे थे जो थियोडोर हर्जल की इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कि उन्हें एक अलग स्टेट चाहिए। थियोडोर हर्जल अपने इस अलग स्टेट वाले कैंपेन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और ज्यूइश और नॉन ज्यूइश दोनों सपोर्टर्स इकट्ठे करने लगते हैं। साल 1895 में थियोडोर हर्जल एक जर्नलिस्ट की हैसियत से इस्तांबुल जाते हैं। उस वक्त इस्तांबुल और तुर्की में जो हुकूमत थी वो सल्तनत उस्मानिया थी। सल्तनत उस्मानिया जिसको ऑटोमन एम्पायर भी कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर के उस वक्त के जो सुल्तान थे उनका नाम सुल्तान अब्दुल हमीद था। 1890s के मिड में सुल्तान अब्दुल हमीद और ऑटोमन एम्पायर की तरफ से इस्तांबुल के अंदर बहुत ज्यादा अर्मीनियंस को मारा गया और ऑलमोस्ट 50,000 अर्मीनियन बच्चों को यतीम कर दिया गया। और जब ये सब होता है तो सुल्तान अब्दुल हमीद के अगेंस्ट यूरोपियन कंट्रीज में एक कैंपेन चलने लगती है। जब ये कैंपेन चलती है तो थियोडोर हर्जल मौके का फायदा उठाते हैं और वो एक प्रपोजल रखते हैं कि आप एक अलग स्टेट बनाने में ज्यूइश का साथ दें, बदले में हम आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को बेटर बनाएंगे और इसके अलावा आपकी जो इमेज खराब हो रही है यूरोपियन कंट्रीज में उसे भी बेटर कर देंगे। थियोडोर हर्जल अब तक जो है वो एक बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी बन गए थे यूरोप कंट्रीज में, तो फिर इस बात को सुल्तान अब्दुल हमीद मान लेते हैं और ऑटोमन एम्पायर और थियोडोर हर्जल के दरमियान ये जो सेटलमेंट थी ये हो जाती है। ये जो सेटलमेंट हुई थी थियोडोर हर्जल और ऑटोमन एम्पायर के दरमियान, इन दोनों सेटलमेंट्स में कभी सुल्तान अब्दुल हमीद और थियोडोर हर्जल नहीं मिले। 1895 में थियोडोर हर्जल इस्तांबुल से वापस आने के बाद मैकाबियन जाता है। मैकाबियन जो है वो एक ज्यूइश सोसाइटी है। मैकाबियन में एक लीडर थे ज्यूइश के जो इंग्लिश ज्यूइश को लीड कर रहे थे। वो थियोडोर हर्जल की इस कामयाबी के बाद थियोडोर हर्जल का साथ देने का फैसला करते हैं। इसी तरह एक और फेमस इंसान थे ज्यूइश में उस टाइम पे जिसका नाम इजराइल ज़ैंगविल था। इजराइल ज़ैंगविल थियोडोर हर्जल को सपोर्ट तो नहीं करते थे, लेकिन थियोडोर हर्जल और ऑटोमन एम्पायर के दरमियान ये जो डील कंफर्म होती है, इस डील से थियोडोर हर्जल को बहुत ज्यादा फायदा होता है और इजराइल ज़ैंगविल जो है वो भी इनको सपोर्ट करने लगते हैं कि आप एक अलग स्टेट की अब मांग करें। जियोनिज्म बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 1897 तक स्विट्जरलैंड के शहर बेसिल के एक स्टेट कैसीनो में 3 दिन तक एक मीटिंग चलती है। इस मीटिंग में एक और जियोनिज्म कांग्रेस पार्टी बनती है। थियोडोर हर्जल को इस जियोनिज्म कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना जाता है। इस दौरान थियोडोर हर्जल अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उस वक्त के जर्मन इंपीरियर विल्हम और सुल्तान अब्दुल हमीद दोनों से मुलाकात कर सकें। और एक साल के बाद 29 अक्टूबर 1898 में एक पब्लिकली मीटिंग होती है जर्मन इंपीरियर विल्हम की और थियोडोर हर्जल की। इसी साल 1898 में जेरूशलम के अंदर थियोडोर हर्जल और जर्मन इंपीरियर विल्हम की दोबारा से मीटिंग होती है। थियोडोर हर्जल और विल्हम की जो मीटिंग थी जेरूशलम में, उसके बाद बहुत ज्यादा ज्यूज बढ़ने लग गए तेजी से जेरूशलम के अंदर। तो विल्हम और थियोडोर हर्जल की ये जो मीटिंग हुई थी, इसके बाद अमेरिका भी थियोडोर हर्जल की जियोनिज्म प्रोग्राम में इनको सपोर्ट करने लगता है। जेरूशलम के अंदर बहुत ज्यादा ज्यूज बढ़ने लग गए थे, तो उस वक्त के जो जेरूशलम के मेयर थे इनका नाम यूसुफ अल खालिदी था। यूसुफ अल खालिदी 1 मार्च 1899 में थियोडोर हर्जल को एक खत लिखते हैं। इस खत में लिखते हैं कि अमन के लिए ज्यूइश जो है वो जेरूशलम को छोड़ दें। थियोडोर हर्जल 19 मार्च 1899 में यूसुफ अल खालिदी के इस खत का जवाब देते हैं। थियोडोर हर्जल यूसुफ अल खालिदी के जवाब में कहते हैं कि जो जगह ज्यूइश की नहीं है फलस्तीन के अंदर, उधर ज्यूइश को रहने दें, इससे फलस्तीन का फायदा होगा और फलस्तीनी सिविलियंस को कौन निकालने की सोचेगा उनके घर से। 1903 में जब 6 साल कंप्लीट होते हैं जियोनिज्म पार्टी को, तो जियोनिज्म पार्टी के प्रेसिडेंट थियोडोर हर्जल एक युगांडा स्कीम पेश करते हैं। इस युगांडा स्कीम के अकॉर्डिंग ईस्ट ब्रिटिश अफ्रीका में ज्यूज को रहने के लिए एक अलग स्टेट की डिमांड की गई थी, लेकिन इस युगांडा स्कीम को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था और साल 1904 में हर्जल दिल की बीमारी की वजह से मर जाते हैं। लेकिन थियोडोर हर्जल मरने से पहले जियोनिज्म को ये इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं कि किस तरीके से उन लोगों को डिमांड करनी है अपने लिए एक अलग स्टेट की। यही वजह है कि थियोडोर हर्जल को फादर ऑफ जियोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और 1904 के बाद ज्यूस लोगों का ये पर्पस बन गया कि हमें फलस्तीन के अंदर अपने होमलैंड में एक अलग स्टेट बनाना है। ज्यूस के यहाँ एक रेफरेंस बहुत ज्यादा फेमस है एक अलग स्टेट के लिए, जो है बाइबल बुक जेनेसिस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 18 से लेकर 21 तक। इन वर्स में लिखा है कि अल्लाह ने इब्राहिम से कहा, मैं तुम्हारी औलाद को ये मुल्क दूंगा, इजिप्ट रिवर से लेकर एफ्राइट रिवर तक। लेकिन ज्यूस के प्रोपेगेंडा बिल्कुल एक मिथ की तरह लोग, क्योंकि ये लोग युगांडा स्कीम क्यों प्रपोज करते हैं जब इन्हें फलस्तीन में ही स्टेट चाहिए था। ये क्यों युगांडा स्कीम में ये बात पेश करते हैं कि इस ब्रिटिश अफ्रीका में ज्यूस के लिए एक अलग स्टेट बनाने दिया जाए। जियोनिस्ट मूवमेंट के इस कैंपेन के रिजल्ट में
साल 1945 में एक यूनाइटेड नेशन बनता है। इस यूनाइटेड नेशन में ये फैसला होता है कि 1948 में इजराइल को एज अ स्टेट रिकॉग्निशन कर दिया जाए। अब इजराइल को 14 मई 1948 में एज अ स्टेट रिकॉग्निशन मिल जाती है। इजराइल एक ज्यूइश स्टेट बनने के बाद फलस्तीन के जो सिविलियंस थे उनमें से 7,50,000 सिविलियंस को फलस्तीन से बाहर निकाल देता है और फलस्तीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक स्टेट ऑफ इजराइल के नाम से एक हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक के नाम से होता है और तीसरा हिस्सा गजा स्ट्रिप के नाम से होता है। द स्टेट ऑफ ज्यूज जो था, जो अब इसराइल बन चुका था, उसमें अब ज्यूज रहने लगते हैं और बाकी के हिस्सों में मुसलमान और पहले के फलस्तीनी सिविलियंस रहने लगे थे। अब यहाँ पर वो बात याद की जाए जब 1899 में हर्जल ने जवाब दिया था यूसुफ अल खालिदी को कि फलस्तीनी सिविलियंस को कोई उनके घर से नहीं निकालेगा। तो अब 1948 में ज्यूइश को एज अ स्टेट रिकॉग्निशन मिलने के बाद क्यों उन्होंने फलस्तीनियन सिविलियंस में से 7,50,000 फलस्तीनियन सिविलियंस को उनके घर से निकाल दिया। 1948 में जब जेरूशलम के 2 हिस्से होते हैं तो वेस्ट हिस्सा जो था वो इजराइल के पास आता है और ईस्ट का जो हिस्सा था जेरूशलम का वो जाता है जॉर्डन के पास। लेकिन 1948 के बाद अरब कंट्रीज और इजराइल में जंग होने लगती है। एक वॉर होती है साल 1967 में इजराइल और अरब कंट्रीज के दरमियान। इस वॉर को 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर के बाद जेरूशलम का ईस्ट का जो हिस्सा था वो जॉर्डन से इजराइल छीन लेता है और अब सितंबर 2024 में यूनाइटेड नेशन के 79 सेशन में देखा गया कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक मैप लेकर आए। ये मैप ग्रेटर इजराइल के था। बेंजामिन ये मैप दिखाते हैं और बताते हैं कि हम एक ग्रेटर इजराइल बनाने वाले। It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. इस ग्रेटर इसराइल के मैप में बहुत ज्यादा अरब कंट्रीज आती हैं। सीरिया, लेबनान, सऊदी अरबिया, ये सारी कंट्रीज इस ग्रेटर इसराइल के मैप में आती हैं। जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर 79 सेशन में यूनाइटेड नेशन के अंदर ये मैप दिखाते हैं तो उस वक्त किसी को भी याद नहीं आता कि यूनाइटेड ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है, क्योंकि लेबनान, सीरिया और इस जैसी अरब कंट्रीज में जब ये ग्रेटर इसराइल बनाएंगे तो वहां के लोगों को या फिर भगा देंगे उनकी जगह से या फिर वहां के लोगों को मार देंगे। हालांकि यूनाइटेड नेशंस के लॉ के अकॉर्डिंग ये सब कुछ गलत है जो ग्रेटर इसराइल बनने वाला है, बट यूनाइटेड नेशन क्यों कुछ नहीं बोलती ज्यूज को? क्यों एक जियोनिज्म पार्टी बनती है तो उनके लिए एक अलग स्टेट बनाया जाता है और वो दूसरे सिविलियंस के इलाके में जाकर उन सिविलियंस को मारते हैं। लेकिन वही अगर हमास और हजबुल्ला जैसी कोई इस्लामिक मूवमेंट पार्टी बनती है तो उनको टेररिस्ट के टैग देकर साइडलाइन किया जाता है। हम सबको ये लगता है कि यूनाइटेड नेशन को लीड करने वाली अमेरिका या फिर दूसरी कंट्रीज मिलकर लीड कर रही हैं, लेकिन बैकवर्ड लीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जियोनिस्ट ही कर रहे हैं। सबके अकॉर्डिंग इंटेरोगेशन होती है, सबको सजा मिलती है, लेकिन जियोनिस्ट को सजा नहीं मिलती, चाहे वो किसी भी सिविलियंस को मारें या फिर किसी के इलाके में घुसकर उधर कब्जा कर लें।